अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो है वो हम एक डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म्स। इससे पहले जो है वो हम अलजब्रा में वेक्टर स्पेसेस और रिंग थ्योरी को डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके अलावा हम मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर्स जो हैं दैट इज़ मैथमेटिका एंड मैटलैब, ठीक है, उन सबको जो है वो हम डिटेल में वैसे भी कर चुके हुए हैं, थ्रू ट्यूटोरियल्स भी हम उनको कर चुके हैं। ठीक है, वो भी साथ साथ चलते जाएंगे। ये न्यू सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंशियल ज्योमेट्री। आई होप सो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्री की बात हो रही है तो ज्योमेट्री से रिलेटेड टर्म्स के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये वाली जो टर्म्स हैं ये हमारे पास क्या होती हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री आपको पता है कि जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास जो बेसिक टर्म्स हैं, सबसे पहले तो आ जाता है ये हमारे पास स्पेस कर्व्स के। स्पेस कर्व्स जो हैं वो होती क्या हैं, तो इसमें आपको कर्व की डेफिनेशन ऑलरेडी पता होगी। स्पेस कर्व की क्या डेफिनेशन होती है इसको हम देखते हैं डिटेल में। ठीक है, अ स्पेस कर्व इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट। स्पेस कर्व क्या होती है, बेसिकली हमारे पास एक पॉइंट है, उसका लोकस होता है हुज पोजीशन वेक्टर आर रिलेटिव टू द फिक्स्ड ओरिजिन, जिसके अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें रिलेटिव टू अ फिक्स्ड ओरिजिन ओ, फिक्स्ड ओरिजिन ओ अगर हमारे पास है और इसके हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, मे बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर आर का नाम दे देते हैं इस पॉइंट के करेस्पॉन्ड, पी के करेस्पॉन्ड, तो इस पोजीशन वेक्टर के डेफिनेटली कोई ना कोई कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि हम कर्व की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट दो कंपोनेंट्स तो होंगे। अब वो जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, फॉर सपोज मिनिमम दो तो होंगे क्योंकि स्पेस कर्व है, स्पेस कर्व के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर सपोज अगर हमारे पास एक्स और वाई है, अब इस पे क्या कंडीशन है कि x भी फंक्शन ऑफ अगर t है तो y भी फंक्शन ऑफ t ही होना चाहिए। अगर x फंक्शन ऑफ थीटा है तो y भी फंक्शन ऑफ थीटा होगा, मीन्स ये सिंगल पैरामीटर का फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें देखें कि बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो है लोकस। लोकस कहते हैं पाथ ऑफ ए पॉइंट को। ठीक है, लोकस क्या होता है, बेसिकली ये पाथ होता है किसी भी पॉइंट का। फॉर सपोज अभी हमने जो बात की है कि हमारे पास किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है रिलेटिव टू द फिक्स्ड पॉइंट, तो स्पेस कर्व जो है वो बेसिकली हमारे पास इस पॉइंट का लोकस है। लोकस मींस पाथ है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी तरह से ये वाला पॉइंट जो है ये मूव कर सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो इस पे कंडीशन क्या है कि ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास सिंगल पैरामीटर की या सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में हम लिख सकें। ठीक है, इसको विद एग्जांपल्स करते हैं। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास सिंगल पैरामीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो इसकी एग्जांपल r इज़ इक्वल टू r ऑफ t है, कि इसको हमने जो है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये इस फॉर्म में है, हमारे पास ये जो है ये इस फॉर्म में है, एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू, ये भी फंक्शन ऑफ टी है और ये वाला जो है ये भी फंक्शन ऑफ टी है और लास्ट वाला भी फंक्शन ऑफ टी है। मीन्स जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो क्या हों, वो फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल हों, चाहे वो टी हम ले लें, थीटा ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, कुछ भी लें, डेफिनेटली इनसे डिफरेंट होगा एक्स वाई जी से। तो जो भी लेंगे सारे के सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसी की टर्म्स में उनको हम लिख सकते हैं।
तो ये हमारे पास स्पेस कर्व की डेफिनेशन थी कि स्पेस कर्व को अगर आप सिंपली देखें तो जो भी पोजीशन वेक्टर आएगा, पोजीशन वेक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो वो डेफिनेटली किसी पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का होता है, और इस पॉइंट के लोकस की अगर हम बात करें तो स्पेस कर्व में जो है वो बेसिकली स्पेस कर्व जो है वो बेसिकली कर्व बनती ही तब है जब पॉइंट्स आपस में मिलते हैं, इतने क्लोजली मिलते हैं कि हम उनके दरमियान जो है वो गैप नहीं देख सकते या वो नज़र नहीं आता। ठीक है, क्लोज इतने होते हैं कि एक पॉइंट इधर है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, इधर इधर, ऐसे ऐसे चलते चलते हमारे पास पॉइंट्स से मिलके जो है वो कर्व बन जाती है। तो इसलिए हम इसको लोकस ऑफ पॉइंट कहते हैं स्पेस कर्व को। और इस पे फर्दर क्या कंडीशन है कि जो उसका पोजीशन वेक्टर आर है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सिंगल पैरामीटर की टर्म्स में हों। ये तो थी स्पेस कर्व की डेफिनेशन। अब बात आती है प्लेन कर्व क्या होती है। तो हमारे पास प्लेन कर्व क्या होगी, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो प्लेन कर्व क्या होगी, अ कर्व, ऐसी कर्व, प्लेन कर्व क्या होती है, कर्व ऑल पॉइंट्स ऑफ विच लाई इन अ प्लेन, जिसके हम जो भी पॉइंट्स लें, चाहे वो इधर है, इधर है, इधर है, किसी एक प्लेन में ही लाई करे। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्लेन कर्व कहेंगे। अब प्लेन कर्व को आप किस तरह से रेकग्नाइज कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी कर्व गिवन है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, ये प्लेन कर्व है कि नहीं है। तो इसकी जनरली जो इसको लिखते हैं, इसकी जो फॉर्म होती है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होती है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इसकी फॉर्म होती है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं जिस तरह से, अगर आप फंक्शंस की बात करें, जिस तरह से अगर आप इसको फंक्शंस में देखना चाहते हैं तो फंक्शंस में हम इसको एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमारे डेली लाइफ में जो है वो हमने बहुत से फंक्शंस भी किए हुए हैं, बहुत सी टर्म्स देखते हैं जिनमें जो है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई होती हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई हो तो इस वाई को हम लेफ़्ट साइड पर ले आएँ तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हमने कहा है जो प्लेन कर्व है वो दो फॉर्म्स में हो सकती है। पहली बात तो ये इस फॉर्म में हो सकती है और दूसरी इस फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो फर्दर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसकी इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कुछ ग्राफिकली हम देखेंगे, कुछ वैसे देखेंगे। अब देखें यहाँ पे जो है वो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हम किस तरह से इसको कंसिडर करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती क्या है। सबसे पहले हम, अगर आप लेफ़्ट साइड पे आपको, राइट साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा वैसे ही ग्राफ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है। ये ग्राफ क्या है कि अगर आपके पास जो है एक हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है वो बी है और दरमियान में हमारे पास एक और वेक्टर आ जाता है। ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हमारे पास A1 A2 A3 हैं, सेम इसी तरह बी वेक्टर के कंपोनेंट आ जाते हैं और ये वाला जो पॉइंट है, अब हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक हमारे पास ये वेक्टर है और ये हमारे पास इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। अब देखें, अगर हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास तो डायरेक्ट कोई रूल नहीं है। ठीक है, हम इसको पैरेलल के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि OP वेक्टर जो है, अगर आप इस वेक्टर की बात करें तो ये जो OP वेक्टर है ये हमारे पास OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर के इक्वल आएगा। ये हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ट्रायंगल लॉ यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास ये वाली ट्रायंगल पहले ही थी, हमने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली दो पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, हमने दो पॉइंट्स लिए हैं जिसमें से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन हमने बना ली। अब हमने एक वेक्टर ये वाला बी ड्रा किया है जो कि किसके पैरेलल है, एक्चुअली इस लाइन के पैरेलल है। अगर आप देखें तो ये
मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली हमने क्या किया है कि हमारे पास एक वेक्टर ये था, दूसरा वेक्टर ये था और ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर था। फिर हमने क्या किया कि हमने इस वेक्टर के ए पी वेक्टर, ये वाला ए पी वेक्टर है, इसके पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल जो है वो हमने एक वेक्टर बी वेक्टर ड्रा किया है, इस वेक्टर के पैरेलल ड्रा किया है। ठीक है, आपने सही से ड्रा कर लेना है। बी वेक्टर जो है किसके पैरेलल है, ए पी वेक्टर के पैरेलल है। आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या आ जाता है, स्केलर मल्टीपल। क्या होता है, स्केलर मल्टीपल। ठीक है, स्केलर मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे यही प्रॉपर्टी हमने यूज़ करते हुए ए पी वेक्टर जो ये वाला था, इस वेक्टर को हमने लिख लिया यू टाइम्स बी वेक्टर। यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे स्केलर मल्टीपल है, तो इसको हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि बी वेक्टर इज इक्वल टू यू टाइम्स ए पी वेक्टर। दोनों में से किसी भी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप इसकी बात करें, इस ये वाली जो हमने इक्वालिटी लिखी है, ओ पी वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल था, आर वेक्टर के इक्वल हमने लिया हुआ है। ओ ए वेक्टर हमारे पास इट सेल्फ ये ए वेक्टर के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ए वेक्टर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हमने ए वेक्टर लिख दिया और प्लस हमारे पास ए पी वेक्टर था। अब हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ए पी वेक्टर को किसके इक्वल लिया है, यू टाइम्स बी वेक्टर। तो यू तो हमारे पास स्केलर मल्टीपल है, तो रह गया बी वेक्टर, तो प्लस यू बी आ गया। अब देखें, कैपिटल आर के कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन है, बी के कंपोनेंट्स गिवन है, ए के कंपोनेंट्स गिवन है। इन सब को यूटिलाइज करते हुए हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, जो कि इस पॉइंट ए में से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू बी अ वेक्टर बी इज रिटन एज। अभी हमने शो किया कि इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा, कैपिटल आर इज इक्वल टू ए प्लस यू बी, इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये भी इक्वेशन ऑफ ये जो है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। आपको यहाँ पे भी ये वेक्टर नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी वेक्टर, यहाँ पे भी वेक्टर, सारे वेक्टर्स ही इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। फर्दर हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में भी देखते हैं कि उसको हम, अगर हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि कंपोनेंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, अभी आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रेट लाइन हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है कि पहले हमने एक वेक्टर ये लिया, दूसरा वेक्टर जो है वो हमने इस तरह से लिया, फिर हमने ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से हमने ड्रा कर ली, फिर इसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हमने एक और वेक्टर लिया जिसको हमने बी वेक्टर का नाम दिया था। फिर हमने पैरेलल की कंडीशन और ट्रायंगुलर लॉ यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, जहाँ पे P जो था वो आर्बिट्रेरी पॉइंट था, किस पे, लाइन पे, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। पहले हमने क्या किया है, वेक्टर फॉर्म में। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, जब आपको डिफरेंस पता होगा तभी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ईजी होगी। तो इसको देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। जब हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे तो हमारे लिए जो है वो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ पे कैपिटल आर वेक्टर था, कैपिटल आर वेक्टर के हमारे पास आर वेक्टर के जो कंपोनेंट्स थे वो एक्स वाई जी थे। सेम इसी पैटर्न पे ए वेक्टर के हमारे पास ये कंपोनेंट थे और यू बी वेक्टर के ये कंपोनेंट थे।
ठीक है। अब इन सबको जो है वो हमने रिप्लेस किया और हमारे पास अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन आ गई। ये किस तरह से इक्वेशन आई, यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर तो आपने एक्स वाई जी जो है वो कैपिटल लिया है तो यहाँ पे कैपिटल आएगा, अगर आपने यहाँ पे स्मॉल लिया है तो यहाँ पे भी आप स्मॉल ही लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप कैपिटल ले रहे हैं तो यहाँ पे भी कैपिटल ही कर लें। ये आ जाएगा A1 A2 A3 प्लस U ऑफ B1 B2 B3। तो ये इसको जो है वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट को जो सॉल्व करने के वेज आपको पता है। पहले हम इसको स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे, तो एट द एंड हमारे पास ये A1 प्लस U B1 A2 U प्लस U B2 A3 प्लस U B3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स हमारे पास क्या होंगे, कंपोनेंट्स जो हैं इनके वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, जब इसके आपस में कंपोनेंट्स इक्वल हैं तो इट मीन्स ये वाला x इसके इक्वल आएगा, ये वाला y इसके इक्वल आएगा और z के जो कंपोनेंट्स हैं वो z के इक्वल आएंगे। अब देखें यहाँ पे जो है वो हमने इसको x y z x पहले वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, दूसरे वाला कंपोनेंट जो है वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ये हमने y लिख लिया, ये z लिख लिया, फिर इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व आप देख रहे होंगे, सॉल्व करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो है वो आपने क्या किया कि u की वैल्यू u जो है वो फाइंड आउट किया है। कैसे फाइंड आउट किया है, पहले A1 को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस A1 इज़ इक्वल टू U B1। ये वाला u जो है वो भी साइड पे ले आएंगे तो ये x माइनस A1 इज़ इक्वल टू U इज़ इक्वल टू ओवर U इज़ इक्वल टू B1। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे हमने y में से u की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और z में से u की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। देखिए ये वाले जो राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन है ये हमारे पास सारे u के इक्वल है। इट मीन्स जब ये सारे एक स्पेसिफिक नंबर के इक्वल हैं तो ये क्या होंगे, ये आपस में भी इक्वल ही होंगे। तो हमने कह दिया कि ये वाले जो सारे हैं ये आपस में भी इक्वल है। इट मीन्स x माइनस A1 ओवर B1 इज़ इक्वल टू y माइनस A2 ओवर B2 इज़ इक्वल टू z माइनस A3 ओवर B3। ये क्या हो गई, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, किस में, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो यही हमने इक्वेशन शो करनी थी। सबसे पहले हमने अगर समरी करें लेक्चर की तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया है वो हमने स्पेस कर्व को किया है। स्पेस कर्व क्या होती है, फिर उसके बाद प्लेन कर्व क्या होती है, प्लेन कर्व दोनों में माइन्यूट सा फ़र्क है। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्ट्रेट लाइन को और उसकी इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन और इसकी इक्वेशन टू फॉर्म्स में हमने की। एक तो हमने इसकी इक्वेशन की कंपोनेंट फॉर्म में और दूसरी हमने की वेक्टर फॉर्म में। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।